हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स। ये क्या होती है? ये हमारी 12वीं क्लास का 9th यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में सीखेंगे हम कि सॉलिड्स के अंदर कैसे ये बैंड्स बनती हैं। इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। बीच में आता है गैप। तो इसको हम सीखें तो इसको थोड़ा बार में इसको सुन लो, फिर ये तो है तो बहुत ही आसान, अभी कर देंगे इसको। देखो, कोई भी एलिमेंट ले लो और उसको तोड़ते हुए जाओ, वो और छोटा हो जाएगा। उसको और तोड़ते हुए जाओ, और भी छोटा होगा, और तोड़ो, और आखिर में एक टुकड़ा ऐसा बचेगा जिसको हम और ज़्यादा उसके टुकड़े नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं एटम्स। एटम कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। नंगी आँखों से इनको हम देख भी नहीं सकते। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल इन द शेप होती है। एटम्स की अलग अलग मॉडल्स भी आए हुए हैं, और एटम्स को अगर थोड़ा जूम करके देखा बढ़ा जाए तो इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने व्यू दिए हैं। वो कोई कहता है कि इसके अंदर सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस है और बाहर ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में घूमते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी तो वो जंप मार के ऊपर चला जाएगा, कम होगी तो जंप मार के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इनके जो हमने ये जो बना रखे हैं, ये है 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 4s2, 3d10, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। ये हमने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीख रखे हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं, जो सबसे बाहर वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी एक एटम की बात है, ये मान के चलो एक एटम की बात है। ऐसा ही एक एटम और हो, मैं यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ आपको। यहाँ से ले लो, 3p6 होता है, यहाँ से ले लो और भी छोटा कर लो इसने। जैसे मान लो हमने एक एटम और ले लिया तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो, जब दो एटम्स को नज़दीक नज़दीक लाया जाएगा, जैसे एक एटम ये था, एक एटम ये था, इनकी दूरी मान लो फॉर एग्जांपल इतनी एंगस्ट्रम थी, तो ये जो बाहर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं, इनको ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ऑर्बिटल होता है, इट इज ए 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जो एस ऑर्बिटल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इसमें हैं, दो इसमें हैं, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, तो ये यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे। इनकी जो एनर्जी है वो इंटरेक्शन करेगी, और वो किस हिसाब से करेगी? जो 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 इनको हम और नज़दीक लेके आएंगे, इनकी डिस्टेंस और लेके आएंगे, फिर वो अलग हो जाएंगी, फिर और भी कम करेंगे, तो देखेंगे क्या बनता है। ये सारा जो पर्सन है वो यही है। ये हमारी एटॉमिक डिस्टेंस, जिसको देखो मैंने यहाँ पे कम किया, यहाँ पे और भी कम किया, और भी कम किया, बिल्कुल क्लोज लेके आ गए। तो ये वाली जो लाइन हमारी वाई एक्सिस की, ये तो है एटॉमिक डिस्टेंस, और जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी से साथ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ हमने खींच रखी है। सारा पर्सन समझ में आएगा, थोड़ी देर वीडियो में बने रहो। तो अब एक बात बताओ, जैसे कोई हमने एक क्रिस्टल ले लिया, कोई एक क्रिस्टल ले लिया, तो उस क्रिस्टल के अंदर तो दुनिया भर के एटम होते हैं। उसके अंदर कितने एटम होते हैं? मान लो से n, उसका हमने एक मोल ले लिया। एक मोल के अंदर कितने होते हैं? 6.03, 23 गुणा 10 की शक्ति 23 एटम। ये तो मैंने 2 के हिसाब से पढ़ा है। उस क्रिस्टल के अंदर तो 10 की शक्ति 23 एटम्स हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने काफ़ी स्पेसली, जो उनका जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये थी अपनी जो इसकी थीम है, यही है कि जैसे जैसे इन एटम्स को हम नज़दीक लेके आते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। वो ये सारी बात मैंने लिखी हुई है, तो यही पढ़ेंगे इसके अंदर। तो स्टार्टिंग करें भाई, थोड़ा स्टार्टिंग देखो। कि जैसे मान के चलो कि वे जो दो एटम्स हैं उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मैंने इस डायग्राम के अंदर 4 रीजन बनाए। ये रीजन नंबर 1, ये देखो आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इधर से हम बढ़ते आएंगे तो काफ़ी दूर है, ये यहाँ से तो काफ़ी दूर है हम। ये वाला रीजन है। एक क्षेत्र मैंने बनाया बी रीजन,
एक सी रीजन है, और ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रखे है ना ये डी रीजन है। ये 4 क्षेत्र बना दिए, 4 जोन बना दिए, और हम इधर से पढ़ते हुए आएंगे यूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो दूरी कम करी, ये 3s का था, ये 3p का था, तो जो जो हम दूरी कम करते आएंगे तो इनकी जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे ही होते रहती है। इसका भी ऐसे ही थोड़ा सा आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के ये 3p समझो, क्योंकि 3s नीचे आता है, तो 3s वाले में भी ऐसे ही एनर्जी का जो लेवल है वो कम या ज़्यादा होता जाएगा। और कम आओगे तो और इसका जो इससे नीचे होता है उस वाले का हो जाएगा। ऐसे हमने ये डायग्राम है ना उल्टा समझना है। तो अब आ जाओ भाई काम की बात पे। तो पहले थोड़ा लिख लेना, देख लिखा हुआ क्या है ये समझो एक बार। इन ए सब्सटेंस देयर आर मैनी एटम्स, बिल्कुल सच्ची बात है भाई, क्लोज टू ईच अदर, ये बात भी ठीक है। द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम्स फॉर्म ए कंटिन्यूस बैंड्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव्स। तो जो कंटिन्यूस बैंड बनाती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जैसे ये कोई हमने एक एटम ले लिया फॉर एग्जांपल सोडियम का, तो उसकी ये है 3s की लाइन। फिर हमने 2 एटम ले लिए सोडियम के नज़दीक नज़दीक, ठीक है। ये तो था एक एटम, सोडियम का एक एटम था, ये 2 एटम हो गए, तो इनकी लाइन देखो ऐसे बनेगी। फिर हमने ले लिए n एटम्स, n एटम ले लिए और काफ़ी क्लोज ले लिए, तो इनकी जो लाइन है ना देखो ऐसे यूँ बनेंगी। जितनी ज़्यादा दूर होते जाएंगे, जितनी ज़्यादा इनकी संख्या होती जाएंगी, उतनी ये लाइन जो है बड़ी होती जाएंगी। देखो गैप बड़ा होता जाएगा, ये इसमें गैप है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा गैप हुआ, इसमें n होगा तो उनमें और भी ज़्यादा गैप होगा, ठीक है। ये जो गैप हो गया ना, ये देखो इन्होंने क्या बनाई है, कंटिन्यूस बैंड, ठीक है। जैसे ऐसे एक डस्टर है, इसमें तुम लाइन देख रहे होगे, देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये वाली होगी, एक सबसे ऊपर होगी। तो अगर एक अकेला होता तो एक ही होती है वाली, 2 थे तो 2 वाली होगी, 3 वाली में 3 होगी। जो जो इनकी संख्या बढ़ती जाओगी ना, जो जो इसकी लाइंस बढ़ती हुई चली जाएगी और क्या बना देगी, एक बैंड बना देगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा समझ में आ गया। वेयर और जो बैंड होते हैं उनमें कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, यही है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट हैव द सेम एनर्जी, ठीक बात है। द इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट विच आर कंप्लीटली फिल्ड constitute the valence bands, whereas the electrons in the outermost orbits do not fill completely, form that cell are called conduction band। देखो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s 3d। अब मान लो हम सोडियम की लिखो तो तुम कहोगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो लिया भैया, उरी रोक दूँ इनने 11 हो गए ना। अब देखो ये वाले जो है ना, ये तो सारे भरे हुए हैं, ये तो सारे भरे हैं, और ऊपर के और ऑर्बिटल तो हैं लेकिन वो तो खाली हैं, लेकिन रास्ते तो हैं, जा तो सकते हैं हम वहाँ पे। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट हैव द सेम एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट्स, ये जो भर गए ना इनको हम इनर मोस्ट बोलेंगे, ठीक है, जो कम्प्लीटली भरे हुए हैं। जैसे इसके अंदर देखो ये कम्प्लीटली भरे हुए, ये सारे के सारे भरे हुए कि नहीं बताओ भाई, एस में 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी चाहिए, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो ये तो जो है ना ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड बनाएंगे। और ऊपर के क्या हैं, ऊपर के जो हैं वो खाली हैं, वो डू नॉट फिल कम्प्लीटली, फिल दैट सेल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जैसे देखो एक तो इसमें भी आ सकता है, और ऊपर के सारी मंजिल ऊपर की खाली पड़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। ये तो हो जाएगी कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो जाएगी, वैलेंस बैंड। तो कोई थर्ड पूछा तो बताया भाई वैलेंस बैंड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की भरी होती है, जो नीचे वाले हिस्से होते हैं वो वैलेंस बैंड कहते हैं, इसलिए ये वैलेंस बैंड देखो, ये वाली बीच में गैप, और ये क्या आ गई, कंडक्शन बैंड। ये बात भी हमने दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया अच्छी तरह। ये दूसरा पॉइंट था भाई। उसके बाद जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देख लेना। लेट अस डिस्कस इन डिटेल बाय कंसीडरिंग द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस एंड एनर्जी
एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वाई एक्सिस, ये हमने बना ली। अब इनको डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने में क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है। इनको नज़दीक लेते जाओ, जैसे ये काफ़ी दूर है तो ये वाला रीजन है, काफ़ी दूर है तो ए वाला रीजन है, थोड़े से नज़दीक कर दिए तो बी रीजन है, थोड़े से और नज़दीक कर दिए तो सी रीजन है, और बिल्कुल ही टच कर दिया आपस में तो कौन सा रीजन है, डी रीजन है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये ए वाला रीजन के अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, देखो, उसके बाद कम होता गया, इधर कम होते हुए चलेगी। बस इनके 4 पॉइंट लिखवाओ। ये ऐसे ही, अब देखो एन एटम मान लिया हमने किसके, जर्मेनियम के, सोडियम के ले लो, जर्मेनियम के ले लो, हम तो सॉलिड्स पढ़ा रहे हैं। ए वाले रीजन के अंदर आ जाओ। इन दिस रीजन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे ये मान लो हमारा 3s है, ये 3p है, डिस्क्रीट को मतलब अलग अलग, देखो सबकी एनर्जी अलग अलग है, नहीं कोई भी यहाँ पे बैंड नहीं बनी है, सब अलग अलग है। उसके बाद बी वाले रीजन में आ जाओ। सपोज एटम्स स्टार्ट कमिंग नियरर टू ईच एटम, थोड़े और भी नज़दीक आने शुरू हो गए हैं वो। एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखो इंक्रीज का मतलब ये ऐसे बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी। इसी तरह इसकी भी कम हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम हमने पीछे से बनाते हुए लाना है। इसकी एनर्जी और कम आए तो अलग अलग होगी ना, देखो मे इंक्रीज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटम्स के, उनकी इंटरेक्शन की वजह से ये स्प्लिट होगी। सी वाला रीजन देखो, जो पतला सा रीजन है, इसके अंदर क्या होता है, एट स्टिल स्मॉलर स्पेसिंग, अभी और भी हमने स्पेस कम कर दिया। बैंड्स मर्ज विद ईच अदर, मर्ज का मतलब आपस में मिल जाना, वो मर्ज हो गई है, मर्ज विद ईच अदर, नो गैप इन एनर्जी स्टेट्स। देखो इस वाले में ध्यान दो, सिर्फ इस पट्टी पे ध्यान दो, कोई गैप है नहीं है, दोनों दोनों मर्ज नहीं होगी भाई। उरा तक भी अलग थी, ये भी अलग थी, दोनों की बाउंड्री लाइन अलग थी, लेकिन इसके अंदर दोनों की दोनों मर्ज होगी। पता लगाना मुश्किल हो रहा है कौन सी कंडक्शन बैंड है, कौन सी वैलेंस बैंड है। ये बात भी समझ में आ गई। डी वाले आ जाओ। डी वाले रीजन में देखो, डी वाले रीजन के अंदर एट मोर स्मॉलर स्पेसिंग एनर्जी बैंड्स अगेन स्प्लिट, और भी छोटा करोगा तो एनर्जी लेवल जो यहाँ पे मर्ज होगी थी वो फिर अलग दोबारा फिर स्प्लिट होगी। यहाँ से ये वाली अलग बन गई, ये वाली अलग बन गई, और बीच के अंदर क्या आ गया, एनर्जी गैप। इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप ही बोलते हैं। और जो ऊपर वाली जो बैंड है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। ये जो खाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कंप्लीटली डू नॉट फिल्ड कंप्लीटली इज नोन एज द कंडक्शन बैंड, और जो कंप्लीटली फिल्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। ये VB है, और मैंने इसके आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी दिखा दी थी, 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसके बाद 4 3d, 3s के बाद क्या आती है 3p, खाली है भाई, सही नहीं। इससे ऊपर की देखो 3p के बाद कौन आएगा 4s, वो भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ऊपर की सारी मंजिल खाली है, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कहीं से ढूंढ के तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। लोअर इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड अपर इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो ये आपके समझ में आ गई। इस नए देखो, मैं डायग्राम ने थोड़ा सा, अगर इसने मिटा दूं, ठीक है, अगर इसने मिटा दूं तो ये लो भी मिटा दिया, क्योंकि ये रीजन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। पूरा ग्राफ जो है वो खींचा था। अब तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो कौन सी बैंड है, कंडक्शन बैंड CB, ये वाली कौन सी बैंड है, वैलेंस बैंड है। समझाने के लिए ये तो असली में तो डायग्राम वही था जो मैंने बना रखा था, और बीच में क्या है, गैप है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बैंड थ्योरी के हिसाब से हमने 3 हिसाब से बांट रखा है सॉलिड्स को, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर ये गैप बिल्कुल ही गायब हो जाए, दोनों बैंड ओवरलैप कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर ये गैप बहुत ही ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है, अगर वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप मार के ऊपर जा ही नहीं सकते। वो क्या किस चीज़ का रोल करेगा, इंसुलेटर का। और अगर ये गैप थोड़ा ही हो
थोड़ी सी एनर्जी देने से जंप मार के चले जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। तो इस हिसाब से हमने उनको 3 हिस्सों में बांट रखे हैं। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे इनका देखेंगे क्लासिफिकेशंस। तो इनका क्लासिफिकेशन और देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। जो अभी हमने पढ़ी है कि 2 बैंड बनती है, नीचे वाली वैलेंस बैंड होती है, ऊपर वाली कंडक्शन बैंड होती है और बीच में गैप होता है। इसी हिसाब से हमने मेटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर और नंबर 3 सेमीकंडक्टर। ये जो हमने कैटेगरी बनाई है वो इनके गैप के हिसाब से बनाई है। तो आओ स्टार्टिंग करते हैं कंडक्टर से। तो कंडक्टर से स्टार्टिंग करूँ उससे पहले देखो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रखी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये मैंने सोडियम की लिखी है। इससे ऊपर भी होते हैं 3p, 4s, ये ऊपर की सारी खाली हैं। तो ऊपर की जो खाली है, जो कम्प्लीटली खाली हैं, और उनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और नीचे जिसमें इलेक्ट्रॉन देखो भरे हुए हैं, ये जो भरे हुए हैं सारे, इसको ये बॉर्डर आ जाएगा, ये सारे भरे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। समझ में आ गई। यहाँ से हम सीन शुरू करते हैं। देखो कंडक्टर्स में आ जाओ भाई। कंडक्टर्स के अंदर ये कंडक्शन बैंड है इतनी बड़ी, ये वैलेंस बैंड है इतनी बड़ी, लेकिन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड जो खाली रहती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट के लिए जिम्मेवार कौन सी बैंड होती है, कंडक्शन बैंड। ठीक, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ही करंट पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसमें तो ओवरलैपिंग हुई है, माल अवेलेबल है। तो इनके एग्जाम्पल ले लो भाई। कंडक्टर एग्जाम्पल हो गए कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, एजी, ETC। देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप बिटवीन VB एंड CB, द 2 बैंड्स ओवरलैप, आपस में ओवरलैप करती हैं। इवन एट रूम टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, सो विदाउट एनी एडिशनल एनर्जी, हमें कोई एडिशनल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। सच मेटल्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस गुड कंडक्टर्स, और इसलिए गुड कंडक्टर होती है। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पे गैप नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाओ इंसुलेटर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर जो गैप होता है ना, वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप जो है, एनर्जी यानी कि जो है उसकी यूनिट को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है। तो कितना होता है वो बताओ, 7 से बड़ा होता है। डायमंड के केस के अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नॉर्मली जितने भी इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर कौन कौन से देखो, ग्लास, वुड, मिक्का, पेपर, इनमें लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये गैप इतना हाई होता है कि अगर हम इसको एडिशनल एनर्जी भी दें तो भी ये जंप मार के ऊपर नहीं जा सकते। और इसलिए किस चीज़ का रोल करते हैं, इंसुलेटर का। यही बात मैंने लिख रखी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम VB टू CB। समझ में आ रहा होगा शायद। उसके बाद आ जाओ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो गैप होता है ना, ये बहुत ही कम होता है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनके एग्जाम्पल ले लो। सेमीकंडक्टर जो प्योर वाले होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर इनमें मिलावट कर दे ग्रुप 13-15 की तो ये बन जाते हैं P टाइप, N टाइप, जिनको अशुद्ध बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं, और उसका एक नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गैप है वो नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन सेमीकंडक्टर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द हीट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर इनको थोड़ी सी भी हीट मिल जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जंप मार के ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर वाली जो खाली होती है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्या होगा, करंट का फॉलो होगा, और वे किस चीज़ का रोल करेंगे, कंडक्टर का। लेकिन एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स एक्ट्स एज इंसुलेटर, क्योंकि जो 0 केल्विन के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन कोई भी मूव नहीं करेंगे, सारी मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, मर जाती है, और वो किस चीज़ का रोल करते हैं, इंसुलेटर का। तो 1 नंबर का तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, 0 केल्विन वाला। ठीक है, और एक नंबर के और इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं कि इसका जो एनर्जी गैप कितना होगा वो आपने नियरली याद रखना है। इसका जो एनर्जी गैप होगा Eg = 0.72 EV, और सिलिकॉन का केस के अंदर होगा 1.1 EV। ये तुमने एक नंबर के पर्सन याद करना है। ठीक है, 0 केल्विन पे इंसुलेटर का रोल। जर्मेनियम का 0.72 होगा ना, देखो नियरली 1 के आसपास, इसमें थोड़ा 1 से बड़ा होता है। तो ये थी हमारी इनकी क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बैंड थ्योरी का जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है ये समझ में आ गया होगा। इनको तैयार करो, इनके नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव अ गुड डे।